देखिए, आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी बोलने वाले हैं। हालांकि 8 सांसदों के निलंबन को लेकर आज लोकसभा में जोरदार हंगामे के आसार भी हैं। निलंबित सांसदों के पक्ष में विपक्ष के सांसद विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं और ये पूरा हंगामा राहुल गांधी के उस बयान को लेकर शुरू हुआ जिसमें उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया था, जिस पर हंगामा बढ़ा और विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल पे पहुंच गए। इस दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद टेन्नटी की चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उछाले। अब इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई और पीठासीन दिलीप सैकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में कांग्रेस को दूसरे विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है और कांग्रेस आज इसी को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। 8 सांसद के निलंबन पर हंगामा आज संभव माना जा रहा है संसद में और कांग्रेस के सांसद जो है प्रदर्शन करने वाले हैं। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। बताते चलें आपको, ये सब तब शुरू हुआ जब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के उस बयान को लेकर दरअसल शुरू हुआ जिसमें उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ की एक अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया, जिस पर हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। ये सरकार गवर्नमेंट में आ चुकी है। मोदी जी और अमित शाह जी का गवर्नमेंट पूरी लेवल पार हो चुकी है और इसलिए वो लोगों का सोच ये आ गई, ऑपोजिशन लीडर का बोलने नहीं दे रहे। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों के बीच में जमीन पर टक्कर हो गई। दोनों ही विमानों के विंग्स आपस में टकरा गए। घटना उस वक्त हुई जब एक विमान उड़ने को तैयार था और दूसरा विमान लैंड हुआ था। इस टक्कर के दौरान दोनों विमानों में यात्री भी सवार थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। डीजीसीए ने विमानों के पंख टकराने पर रिपोर्ट मांगी है। भारत और अमेरिका के बीच नए व्यापारिक समझौते के बाद में वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। क्रिटिकल मिनरल्स और मिनिस्ट्रियल बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन पहुंचे। भारत से T20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने का पाकिस्तान का फैसला अब उसी पर भारी पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त चेतावनी दी है। कहा गया है कि 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला भारत पाक मुकाबला अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां कोर्ट जा सकती हैं। भारत पाकिस्तान मैच से होने वाला मुनाफा सबसे ज्यादा होता है और उसके नुकसान की भरपाई पीसीबी को करनी पड़ सकती है। आईसीसी पाकिस्तान का $35 मिलियन यानी करीब 316 करोड़ रुपए का हिस्सा भी रोक सकता है। खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस मित्र के बहाली के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा और वर्दी को दागदार करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस मित्र की बहाली के नाम पर प्रगतिशील बाल विकास फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने जिले के 42 युवकों से 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस मित्र को 16,000 रुपए प्रति महीना देने के लिए एनजीओ ने पहले पुलिस मित्र के नाम पर बहाली करवाई। थाना परिसर में ही पुलिस के सामने उसको आई कार्ड और नियुक्ति पत्र देकर उसके भरोसे को जीता और फिर उन लोगों के पैसे की ठगी कर ली। इसमें से एक चौकीदार के बेटे से बड़ी रकम वसूली गई। मामला संज्ञान में आते ही एसपी ने कोटवा थाने में एफआईआर दर्ज की है और वहीं कथित एनजीओ के मालिक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया गया है। एनजीओ एक संगठन के द्वारा कुछ युवकों से फर्जीवाड़ा कर लिया गया है और उनसे पैसे ठग लिए हैं और ये मामला संज्ञान में आया था और इसमें कोटवा थाने में पीड़ित युवक के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें आईपीएस प्रोफेसर हेमंत सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया है और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का निर्देश दिया गया है और जल्द ही जल्द जो लोगों ने ये पैसे की ठगी की है उन युवकों से, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित कर ली जाएगी। बड़ी खबर अररिया से, जहां डीएम के निर्देश पर बिना डिग्री के चल रहे नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जिला प्रशासन ने बड़ी छापेमारी की। ऑपरेशन थिएटर में अवैध नर्सिंग होम के लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया, जहां एक मरीज का टांका काटने की तैयारी थी। सीनियर डिप्टी कलेक्टर अभिजीत कुमार ने यह बताया कि उमर नर्सिंग होम, 4 जांच घर और 2 अवैध क्लिनिक को सील किया गया। जांच में गाइडलाइन और लाइसेंस से जुड़े हुए कोई कागजात नहीं मिले, जिससे हेल्थ माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
जो अवैध नर्सिंग होम हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, पैथोलॉजी लैब हैं और इस तरह के जो भी लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है और वो गुमराह करके मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके साथ कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसी आए दिन दुर्घटनाएं होते रहती हैं, तो उसके तहत हम लोग कार्रवाई के लिए आए हैं। और अभी जो ये सामने एक नर्सिंग होम है, हम लोग सील कर रहे हैं इसको। उमर नर्सिंग होम बताया जा रहा है, इसके पास कोई भी पेपर नहीं है नर्सिंग होम से संबंधित, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन और इस तरह की चीजें हो रही हैं जो हम लोगों ने अभी रंगे हाथों देखा है और पकड़ा है, तो उसी के तहत हम लोग इसको सील कर रहे हैं। खबर नवादा से, जहां नकली कॉस्मेटिक उत्पाद का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में कंपनी की तरफ से नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। नामी कंपनियों के नाम पर नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं। कंपनी का ये आरोप है कि इस तरह की गतिविधियों से आम उपभोक्ताओं के साथ में धोखाधड़ी हो रही है। सरकार को राजस्व का नुकसान भी पहुंच रहा है और कंपनी की ब्रांड छवि को भी गंभीर क्षति हो रही है। महोदय द्वारा सैन्यबल गठन कर हमने चिन्हित स्थान पर पीपीएस फ्लैक्स प्रिंटिंग प्रेस में छापामारी की लगभग 6:45 बजे, और वहां से हमारे कंपनी का नेचर गोल्ड स्केप का स्टिकर लगभग 136 सीट बरामद किया गया, जिसको हमने विधिवत जब्त किया और थाने ले आकर सपूत किया। भागलपुर के फर्जी शपथ पत्र और अवैध भूमि नामांतरण मामले में देखिए पुलिस की सुस्ती पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर जगदीशपुर थाने में सूचक सैयद इनामुद्दीन ने पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी प्रक्षेत्र को आवेदन देकर एसआईटी गठन, निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ये मामला मृत महिला को कागजों में जीवित दिखाकर फर्जी शपथ पत्र के जरिए जमीन के दाखिल खारिज से जुड़ा है। 4 जनवरी 2026 को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद मुख्य अभियुक्त मोहम्मद इस्लाम अब तक फरार है। भागलपुर में 9 साल पहले मृत्यु हो चुकी महिला के नाम पर नकली दस्तावेज बनाकर म्यूटेशन करा लिए जाने के मामले के उजागर होने को 1 महीना बीत चुका है। वहीं विजय सिन्हा जो हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश जो है जिलाधिकारी और प्रधान सचिव को दिया था। वहीं एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन 24 दिन के बाद जो है जगदीशपुर पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, लेकिन तब तक आरोपी ने जो है कोर्ट से जो है स्टे लगवा लिया है गिरफ्तारी पर, जिसके कारण गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई। वहीं जो जांच होनी थी वो भी पूरी नहीं की जा सकी है। वहीं इनाम जो है इस मामले का जो इन्होंने उद्भेदन किया है, वो लगातार जो है पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। क्या परेशानी आ रही है? देखिए, ये जो कांड संख्या था जगदीशपुर थाना में 326, उसका मैं अकेला सूचक हूं और आप कह सकते हैं कि मैं अकेला गवाह हूं। इस मामले में पुलिस की लापरवाही हमें दिख रही है, जिसकी शिकायत लेकर के आज हम आईजी साहब के पास पहुंचे हैं और सर से एसआईटी गठन करने की मांग कर रहे हैं। और जिन्होंने भी, जो पदाधिकारी ने भी इसमें लापरवाही बरती है, उस पर हम कार्रवाई की और समीक्षा करने की डर लग रहा है? बिल्कुल डर लग रहा है। और परिवार की सुरक्षा के लिए मैंने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए एसएसपी को बीते दिनों आवेदन भी दिया था, लेकिन अब तक मुझे किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिली है। 9 साल पहले मृत हो चुकी महिला के नाम पर दस्तावेज बनवाकर और म्यूटेशन करा लिया गया था। उस मामले के उजागर होने के बाद आज 1 महीना होने को आ चुका है, लेकिन जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाई और इसमें कितने लोग सम्मिलित हैं इसकी भी पुष्टि जो है अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। छपरा से बड़ी खबर है। आपसी विवाद में चाकूबाजी, 2 पक्षों के बीच में चाकूबाजी होने की खबर है। यहां पर 2 भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। कोपा थाना के पियानो गांव की ये घटना बताई जा रही है। आपसी विवाद में चाकूबाजी की खबर बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच में चाकूबाजी में 2 भाई ही गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। खबर भोजपुर से, जहां पर ओवर स्पीड और अनियंत्रित वाहन परिचालन के कारण बक्सर पटना 4 लेन लगातार हादसों का गवाह बनता जा रहा है। बीते 2 दिनों में इस सड़क पर हुए 3 भीषण हादसों में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। लगातार हो रहे हादसों से लोग इस सड़क को ब्लैक स्पॉट बताने लगे हैं। देखिए भोजपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार सिंह की रिपोर्ट। 2 दिन 3 हादसे और 13 मौत। जी हाँ, यही ये 4 लेन सड़क है NH 922 जो कि बक्सर से पटना को जोड़ती है और ये सड़क जो है ब्लैक स्पॉट डेथ बनता जा रहा है, जहाँ की
तकरीबन 3 सड़क जो दुर्घटनाएं हुई है उसमें 13 लोगों की जान चली गई है और आधा दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। एक तरह से कहें तो ये NH जो सड़क है वो अब ब्लैक स्पॉट बनता जा रहा है, जहां की लगातार इस पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और इस दुर्घटनाओं में लोग जान गंवा रहे हैं। और इसको लेकर के अगर घटना की बात करें तो इसी 4 लेन सड़क पर कोइलवर के आगे हुए सड़क हादसे में जहां 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं हमारे ठीक पीछे घटित ट्रक और ट्रकर की टक्कर में तकरीबन 4 लोगों की मौत हो जाती है और वहीं फिर एक बार एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये सड़क लगातार ये इस पर दुर्घटनाओं का जो दौर है और वो जारी है। ये बताइए, ये 2 दिन और 3 हादसे 13 लोगों की मौत, ये लगातार ब्लैक स्पॉट बनता जा रहा है। जी सर, यहाँ पे तो बहुत डेंजरस जगह है। वहाँ पर जो टर्निंग है ना, वहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो मुख्य मार्ग जो पटना वाला जो जा रहा है ना, तो यहाँ पे गाड़ियाँ स्पीड में गाड़ी जा रही है, जो कि हम लोग जैसे कि आरा जाना है इधर से करके जाना होता है पटना से, इसी की वजह से मेन मुख्य कारण यही है। ये तो ब्लैक स्पॉट हो गया है। यहाँ बहुत ही परिवहन विभाग तो जागरूक करता है लोगों को, फिर भी लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं ना हेलमेट पहनते हैं, ना सुरक्षा का कोई भी बात का ध्यान नहीं रखते हैं, ओवर स्पीड में भी चलते हैं और रॉन्ग साइड से भी चलते हैं। इस तरह से 3 हादसों में 13 लोगों ने जान गंवाई है। उसको लेकर के लोगों को सबक लेने की जरूरत है ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। खबर गया जी से, जहां मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता S.K. झा ने दरोगा रामचंद्र सिंह का विधिवत श्राद्ध किया। दरअसल साल 2012 में दरोगा ने कोर्ट में अपना डेथ सर्टिफिकेट दाखिल करके खुद को मृत साबित कर दिया था। जिंदा होते हुए भी दरोगा सालों तक ट्रेसलेस रहा। अधिवक्ता ने इसे प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था पर करारा प्रहार बताया। उन्होंने ये कहा कि गलत जांच करने वाले अधिकारी बच जाते हैं, जबकि निर्दोष लोगों को सालों जेल में रहना पड़ता है। ये श्राद्ध उसी सिस्टम को जगाने का प्रयास है। आज टोटल मामले का 14 वर्ष हो चुके हैं। चूँकि दरोगा जी जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने खुद को माना है कोर्ट में सर्टिफिकेट दे करके कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसके लिए आज हमने उनका विधिवत श्राद्ध कर्म कर दिया है गया जी में। चूँकि स्वयं वो कह रहे हैं कि उनकी देहांत हो चुकी है, तो हमने जब वो कोर्ट में दाखिल किए कि डॉक्यूमेंट कि उनकी मौत हो चुकी है, तो आज हमने उनका श्राद्ध कर दिया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में गोपालगंज के जेडीयू विधायक मंजीत सिंह ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 2023 में सरकार ने कैबिनेट से मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी दी थी और आवश्यक राशि का आवंटन भी कर दिया। मेडिकल कॉलेज के लिए गोपालगंज के डीएम ने बरौली के धनखड़ में 24 एकड़ भूमि का चयन किया है। विधायक मंजीत सिंह ने सरकार से जल्द पहल करने की मांग की ताकि जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके और क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो। मेडिकल कॉलेज बनाने का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। गोपालगंज के जेडीयू विधायक मंजीत सिंह ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाते हुए बरौली विधानसभा के धनखड़ में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग रखी है और ये कहा है कि 2023 में जब कैबिनेट से मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मंजूरी मिल गई और राशि का आवंटन हो गया, तो मेडिकल कॉलेज का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। दिनांक 25/5/2025 द्वारा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को माझा प्रखंड के धनकर उमर मठिया में उपलब्ध 24 एकड़ 37 डिसमिल सरकारी भूमि पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु प्रस्ताव अनुशंसा के साथ भेजी थी। बावजूद इसके अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। अतएव गोपालगंज जिला वासियों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए गोपालगंज मेडिकल कॉलेज का निर्माण यथाशीघ्र शुरू कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग को लेकर एनडीए के जो विधायक हैं वो 2 गुट पे बट गए हैं। इसी बीच आज जेडीयू के विधायक और सरकार के सचेतक मंजीत सिंह ने सदन में ये सवाल उठाते हुए मांग रखी है कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण बरौली विधानसभा के धनखड़ में होनी चाहिए। देखने वाली बात हुई कि सरकार मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर क्या कुछ आदेश जारी करती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने राज्य का बजट पेश किया। कुल 3,47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट राज्य में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों के लिए प्रावधान लेकर आया है।
बजट पेश होने के बाद सासाराम के नागरिकों ने इसे उम्मीदों भरा कदम बताते हुए स्वागत किया। देखिए संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। को लेकर लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन हम अभी सासाराम में हैं और सासाराम के लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो बजट में इन लोगों को क्या मिला है। क्योंकि सरकार ने एक भारी भरकम बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने बिहार में। आइए हम कुछ बात करें जी, जो बजट मिला है, बजट पास हुआ है, क्या कहना है आपका और क्या चाहिए था आप लोग को? और थोड़ा सा किसानों के लिए सुविधा देना चाहिए था, थोड़ा जो भी है हर मिडिल क्लास आदमियों के लिए भी कुछ रैयत थोड़ा सा देना चाहिए था सरकार को। और जो भी है उद्योग वगैरह में तो काम मतलब फंड वगैरह दिया गया है, उद्योग में दिया गया है, तभी उसका जो भी होगा आने वाला बच्चे लोग के लिए तो सही होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, और सुविधा देना चाहिए था। हाँ, और बजट उसमें फंड और देना। और भी लोग हैं जी, उनसे बात करेंगे। जो बजट आया है उसमें उद्योग को लेकर, कृषि को लेकर तरह तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है, और क्या उम्मीदें थी आप? उद्योग में तो अच्छा मतलब बजट आया है, लेकिन कृषि में सरकार उतनी ध्यान नहीं दे रही है। कृषि पर सरकार को ध्यान बहुत देना चाहिए। जी हाँ, तो लोगों की अपनी अपनी राय विचार है। और सासाराम के जो लोग हैं वो उनका कहना है कि बजट में सरकार ने जो प्रावधान दिए हैं उससे उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें और भी चाह रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में और खासकर रोजगार के क्षेत्र में और भी राहत ये लोग चाह रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। पटना की रहने वाली आकांक्षा दयानंद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस बन चुकी हैं। 6 साल के संघर्ष के बाद इन्हें अब हिंदी सिनेमा से लेकर के वेब सीरीज में काम करने का मौका मिलने लगा है। न्यूज़ 18 के दफ्तर पहुंची आकांक्षा ने अपने शुरुआती सफर से लेकर के बॉलीवुड तक के सफर पर चर्चा की और ये कहा कि बहुत जल्द बतौर एक्ट्रेस फिल्मों में नजर आएंगी। आकांक्षा की इंटर तक की पढ़ाई पटना में हुई, फिर मुंबई जाकर लंबे समय तक मॉडलिंग की और अपनी जगह बनाई। एक्ट्रेस आकांक्षा दयानंद से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। छोटे छोटे सपने जब सफलता के बड़े कारण बन जाते हैं तो जिंदगी आसान सी लगने लगती है। कुछ इसी प्रकार का सपना देखा था पटना की आकांक्षा दयानंद ने। आज आकांक्षा किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में इन्हें सफलता मिल रही है। तो आइए रूबरू करवाते हैं आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस और पटना की बेटी आकांक्षा दयानंद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकांक्षा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में। सफर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे बॉलीवुड तक छलांग लगाया आपने? सफ़र की शुरुआत तो पटना से ही सपने देखने शुरू कर दिए थे मैंने। और जब स्टडीज़ कंप्लीट की तो फिर मैं चली गई बॉम्बे। पेरेंट्स ने भी बोला पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, जो मर्जी वो करो। तो वहाँ जाके अपने ड्रीम्स को फॉलो किया, 5-6 साल टाइम दिया और जो चीज़ मुझे चाहिए थी वहाँ से स्टार्ट मिलना था वही किया। पहले भी चीज़ें मिल रही थी, बट मैंने अपने आप को तराशा कि मैं और कितना आगे कवर कर सकती हूँ। तो मैं करते गई और मैंने फिर एंट्री करी एक हिंदी पिक्चर बॉलीवुड पिक्चर से, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ पे हैं उस मूवी में। जिस उम्र में आपको फिल्मों में सफलता मिलने लगी है, इस उम्र में लोग डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अन्य जो है सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। आपने करियर की शुरुआत फिल्मों से ही क्यों की? क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली से हूँ और चाहिए था तो नाम चाहिए था, तो नाम के पीछे भागी। और यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रही है, हमारे शहर के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, शुरुआत हो चुकी है। कौन कौन सा प्रोजेक्ट है आपका जो जल्द ही जो है पर्दे पर दिखेगा और दर्शकों को भी विरास आने वाला है, पसंद आने वाला है? जी, अभी जो मैंने शूट कंप्लीट किया है मूवी का, बॉलीवुड पिक्चर है, हिंदी पिक्चर, और उसमें टेरेंस लुइस हैं, वो लीड कर रहे हैं, एंड खुशहाली कुमार, शी इज़ द एक्ट्रेस इन लीड, एंड उसमें मेरा भी रोल है। हिंदी फिल्म है? जी, हिंदी फिल्म है। क्या रहेगा उसमें? एज ए एक्ट्रेस हैं, एज एन एक्ट्रेस, या फिर आप? आई हैव गॉट अ डिसेंट कैरेक्टर इन दैट, एंड अच्छा लगेगा लोगों को। जो भी है, शुरुआत एक बॉलीवुड पिक्चर से हुई है तो बहुत आगे जाने का सोचा है फिर तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आकांक्षा थी और इन्होंने खुलकर न्यूज़ 18 से बातचीत भी किया है। सफ़र आसान नहीं था, लेकिन बॉलीवुड का सफ़र इन्होंने तय करना शुरू कर दिया है और अब फिल्में जो हैं झोलियां में मिलने लगी है। लेकिन पटना की बेटी हैं तो चाहती हैं कि आने वाले वक्त में पटना में शूटिंग कर सकूं, क्योंकि बिहार में ही ग्रीन फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है।
और देखिए खबर पटना से, जहां पर बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति और स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बिहार कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। कॉन्क्लेव में राज्य के वरीय पदाधिकारी, आईएमए के प्रतिनिधि, सभी जिलों के सिविल सर्जन शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य जानकारी को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए आभा आईडी बनाना जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि डिजिटल व्यवस्था से मरीजों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। निश्चित रूप से बिहार ने पूरा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में पूरे देश को एक दिशा दिखाने का काम किया। स्कैन एंड शेयर, जिसमें बिहार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं स्कैन एंड शेयर सिस्टम के काम में लगे हुए अपने सभी लोगों को विशेष तौर पे बधाई देना चाहता हूं कि आपने 5 करोड़ 26 लाख से अधिक स्कैन एंड शेयर सिस्टम में लोगों को रजिस्टर्ड करके आपने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें कि है कि हर आदमी का एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड होगा। मतलब अभी जो है किसी का कोई हेल्थ रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे आप ही लोग हैं, कहीं बीमार पड़ते हैं तो ये पुर्जा भुला दिए, दूसरे के यहाँ गए, डॉक्टर साहब पूछे पुराना पुर्जा क्या। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि डिजिटल रिकॉर्ड हो। इसके लिए जो यूनिक आईडी है आभा आईडी, आभा आईडी पर उसमें इलाज होता है और अगर वो अस्पताल में जाता है, दिखाता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन उसमें अपलोड हो जाएगा, उनको जो पैथोलॉजिकल जांच है वो अपलोड हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के रूप में वो सुरक्षित हो जाता है। अब वो रहेगा, मान लीजिए यहाँ से वो एम्स पटना में दिखाने जाता है, उनसे मोबाइल पर एक OTP जाएगा, वो सारा रिकॉर्ड उनके पास हो जाएगा।